नमस्कार, स्वागत है आपका एचएन 24/7 में। मैं हूं आपके साथ योगेश आर्य और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्य मंत्री कर्नल अजय कौटियाल जी मौजूद हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपके चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी आपने आपदा क्षेत्र जो परिक्षेत्र है उनका जो है निरीक्षण किया है, तमाम जगह आप गए हैं और आपने बारीकी से एक-एक चीज़ को देखा है। किस तरह से वहाँ आपदा को आप नज़दीक से आपने देखा और किस तरह से आप देखते हैं कि क्या कुछ बदलाव हुए हैं कुछ समय में और आने वाले वक्त में क्या कुछ होना चाहिए? देखो, इस बार वेदर पैटर्न तो बड़ा अजीब सा रहा है। मतलब इसको बहुत लेमैन की भाषा में बोलें तो कुछ हद तक 2013 की तरह। जैसे ईस्टर्लीज, मानसून ईस्टर्लीज और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दोनों एक साथ आ रखे हैं। कुछ हिमालय को क्रॉस करके तिब्बत के प्लेटू में भी इसका असर आ रखा है। लेकिन दूसरी बात यह है कि अब हम हिमालय के रहने वाले हैं, तो यहाँ पे तो हमें तो तैयारी करके रखनी है कि कहीं ना कहीं अगर ऐसी कंडीशन आती है तो कैसे वो मैकेनिज़्म बनाया जाए कि जल्दी से जल्दी प्रिपेयर्डनेस रहे, और अगर कहीं डिज़ास्टर का असर आता है तो उसके बाद उसका कैसे रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन हो सके। बहुत जगह आ रहे हैं, लेकिन धराली एक जगह है जहाँ पे कि बड़े स्केल पे एकदम से इस बार आपदा का असर आया था। तो उसमें सीएम साहब अपने धामी जी खुद ही बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं। लोगों की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से प्लान बनाए जा रहे हैं। आजकल में यहाँ पे केंद्र से आई हुई भी एक टीम जगह जगह विज़िट कर रही है। लेकिन मेन फोकस जो इस टाइम पे जो है वो यही है कि लोगों की जो लाइवलीहुड, लोगों की जो नुकसान हुए हैं, और भविष्य में कैसे उनको रोका जाए, उनको ध्यान दे करके कार्रवाई करी जाए। सर, क्योंकि आपने भी एक रिपोर्ट सौंपनी है और किस तरह से उसमें आपने पूरा अवलोकन किया है कि आखिरकार क्या-क्या जो है आने वाले वक्त के लिए हमें करना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो है बरसात के बावजूद पानी उसमें नहीं देखने को मिल रहा था, यानी कि माना जा रहा था कि ऊपर इकट्ठा हुआ है। तो ऐसे में किस तरह से उनको रोका जाए, आने वाले वक्त के लिए किस तरह की प्लानिंग हमें की जाए, क्योंकि धराली में ऐसा हुआ और हरसिल भी जो है बताया जा रहा है खतरे की आने वाले वक्त में खतरा हो सकता है। देखो, हरसिल दराली जो है ना, हरसिल वैली का एक हिस्सा हो गया। तो हरसिल वैली की एक खासियत है कि पहले तो धराली और जितने आसपास के गांव हैं वो सारे के सारे ही कुछ समय में 10, 12, 15 साल में उन्होंने अपने आप अपनी मेहनत से एक ऐसा मॉडल बागवानी का वहाँ पे साबित करके दिखाया है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी धराली का, हरसिल का सेब हो गया, वहाँ की जो राजमा हो गई, वहाँ की और जो सब्जियाँ और जो और फल होते हैं वो ना एक अलग तरीके से देखे जाते हैं। तो इस टाइम पे क्योंकि डिज़ास्टर तो आ गया है, अब कैसे वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन को तरतीबवार और स्पीड से टाइमली करना चाहिए, वो मैंने रिपोर्ट में देने की कोशिश करी है। जिसमें ये प्रयास हुआ है कि सबसे पहले तो जो डैमेज हुआ है धराली और कुछ गांव जैसे हरसिल का भी कुछ डैमेज हुआ है, उनको कैसे ठीक करा जाए। जो बॉडीज़ मिसिंग हैं उन बॉडीज़ को कैसे ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, तरतीब क्या होनी चाहिए। उसके बाद में जो घर डैमेज हुए हैं और जो बगीचे चले गए हैं उनको कैसे रिहेबिलिटेट करना चाहिए। फिर उसके बाद में इसी चीज़ से असर आता है वहाँ के लोगों के बच्चों के पढ़ाई पे। वहाँ पे उनके जो त्यौहार होते हैं, वहाँ पे उनकी जो शादियाँ होती हैं, कईयों ने अपने एग्ज़ाम देने हैं, उनके डॉक्यूमेंट सारे के सारे का अंदर ना दबे हुए हैं उस जो इसमें मलबे के नीचे जो घर आ गए हैं। कई उनके वहाँ पे फेमस जो आर्थिक कार्रवाई जो है उसको बर्बाद के बाद में जो लोगों के अंदर जो असर आया है कि अब कैसे आगे भविष्य रहेगा, तो लोगों के साथ में कैसे चर्चा हो, कैसे कमिटी बना करके और उस चर्चा के बेसिस पे उनका रिहेबिलिटेशन प्लान बनाया जाए। उसके अलावा वहाँ पे सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू है, मतलब कंसर्न है, क्योंकि बगल में ही चाइना तिब्बत बॉर्डर है। आर्मी के साथ में किस प्रकार से हम समन्वय बनाएं, और यहाँ पे रोड्स का रिकंस्ट्रक्शन, उसके बाद में जो सिक्योरिटी रिलेटेड, जैसे वहाँ पे गांव जितने भी हैं उनको ना वाइब्रेंट विलेज डिक्लेयर करा गया है। वाइब्रेंसी जो लानी है वो है ही डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट। तो गांवों के साथ में कैसे दोबारा से रिहेबिलिटेशन की प्रोसेस हो। अभी कुछ दिनों में वहाँ पे गंगोत्री यात्रा शुरू हो जाएगी। तो टेम्पररी कंस्ट्रक्शन, टेम्पररी रोड का दोबारा से निर्माण, ताकि इस शीतकालीन समय में जब यात्रा बंद होती है तब तक के लिए यात्रियों की व्यवस्था हो सके, ताकि रोजगार और रोजी रोटी इससे जो जुड़ी है उस सबकी वो चल सके। वो एक प्रयास करना है। बाकी के काम जब शीतकाल शुरू हो जाता है, जब यात्रा बंद हो जाती है, उस टाइम पे कौन से करने हैं। और यहाँ पे जो बड़ा डिज़ास्टर की वजह से जो घर टूट गए हैं, जो दुकानें टूट गई हैं, उसके अलावा सड़कें, ब्रिजेस टूट गए हैं, तो उनको शीतकाल में कैसे हमने प्रायोरिटाइज़ करना है, उनकी बजटिंग कैसे करनी है। और इन कामों को करने के लिए एक
टीम कैसे बनाई जाए, टास्क फोर्स कैसे बनाई जाए, उस टास्क फोर्स के अंडर में कौन होने चाहिए, कौन इंचार्ज होना चाहिए, वो मैंने रिपोर्ट में डालने का प्रयास करा है। लेकिन सर जिस तरह से देखा जाए कि बरसात के बीच जो है जब पहाड़ से पानी आता है उसकी जो गति होती है वो बड़ी तेज़ रहती है। ऐसे में क्या कुछ स्पीड ब्रेकर तौर पर कुछ ऐसी नई तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे जो है उसको पानी को जो है उसके बहाव को थोड़ा कम किया जा सके, उसके बहाव की तेज़ी को कम किया जा सके, जिससे आने वाले वक्त में नुकसान कम हो? क्योंकि इसके लिए प्लानिंग तो लगातार केंद्र स्तर पर भी की जाती है, लेकिन वो धरातल पर उतरे और वहाँ पर कुछ बेहतर किया जा सके उसके लिए आपने किस तरह के सुझाव दिए? देखो उसमें क्या है कि कहीं साइंटिफिक टीम ने भी अपना वहाँ पे स्टडी करनी है, वहाँ पे जाकर के एरिया को देखने के बाद में वो साइंटिफिक टीम की जो स्टडी है वो प्रैक्टिकली ज़मीन को अच्छे तरीके से देख करके हो पाए, उसके लिए साइंटिफिक टीम को सपोर्ट करने के लिए कैसे मैकेनिज़्म बनाया जाए। जैसे माउंटेनियर्स होते हैं, जैसे टूर ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे नेहरू इंस्टीट्यूट माउंटेनियरिंग के जो एक्सपर्टीज़ है उनको इन साइंटिफिक इंजीनियर्स के साथ में लगा करके ऊपर इलाके में भेजने का प्रयास और प्रैक्टिकली चीज़ों को समझना कि वाकई में जो इस बार डिज़ास्टर आया इसको फ्यूचर में किस प्रकार से हम मिटिगेट कर सकते हैं, किस प्रकार से हम जब दोबारा रिहैबिलिटेशन प्लान बनाएंगे तो कौन से इलाके सेफ़ हैं, कौन से इलाके बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं है, लेकिन वहाँ पे कुछ प्रयास कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन करे जाएं जैसे आप बोल रहे थे अभी स्पीड ब्रेकर, उस तरीके की चीज़ें बना के ताकि पहाड़ की जगहों को इस्तेमाल भी करा जा सके। ये भी नहीं हो सकता कि हम पूरे पहाड़ को खाली कर दें और नीचे आ जाएं, रहना भी हमने वहाँ है, बल्कि हमारा तो बॉर्डर ही वहाँ पे बहुत नज़दीक है। तो इनको ध्यान में रखते हुए हमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन प्लान भी बनाने की एक ज़रूरत है। आपने पूर्णवास पर पहले जो केदारनाथ में भी काम किया और वहाँ का एक लंबा अनुभव आपको रहा है। यहाँ जब आप लोग यहाँ पहुँचे और वहाँ अपने लोगों से मुलाकात की तो वहाँ के लोगों का रिएक्शन किस तरह का था? किस तरह का दुःख और पीड़ा वो आपके सामने व्यक्त कर रहे थे ताकि वो जो है एक रिपोर्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुँचे? देखो लोगों का सब कुछ चला गया है, लेकिन कहीं ना कहीं तो उस जगह से उनकी भावना भी है। जैसे मैं कहूँगा कि जिस दिन डिज़ास्टर आया तो पहले दिन सारे लोगों को वहाँ से शिफ्ट करके लंका ले जाया गया, उसके बाद में गंगोत्री भी ले जाया गया, लेकिन तीसरे चौथे दिन ना लोग अपने आप वापस अपने ही घरों में, चाहे वो खुले में रह रहे थे, वापस आने शुरू हो गए, क्योंकि एक भावना भी होती है। तो हमें ये ज़रूर देखने की ज़रूरत है कि क्योंकि बार बार डिज़ास्टर तो आ रहे हैं, लेकिन अब जगहों को नहीं छोड़ा जा सकता। वहाँ पे तो बल्कि फेमस कल्प केदार मंदिर है, जिससे कि आस्था और ज़्यादा जुड़ती है। लोगों के अंदर वही चिंता है कि हमारा भगवान ही नीचे दब रखा है। तो हमें तो वो प्रयास में सब चीज़ें इस प्रकार से लेके चलनी है कि आस्था, जो पहाड़ों से हमारी जो लगाव रहते हैं, और इन सब का मिक्स मिल करके पहाड़ों से जो माइग्रेशन की जो प्रोसेस है उसको हम इन आपदाओं की वजह से रुकवा सकें, उन चीज़ों को करने के लिए। लेकिन जिस तरह से क्लाउड बर्स्ट जो है समस्याएं बनती जा रही हैं लगातार, हमने इस बार देखा कि तमाम जगह पर जो है इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई। इसके पीछे की साइंटिफिक विजन को आप किस तरह से देखते हैं कि आखिरकार इतना जो परिवर्तन जो है हिमालय राज्यों में आ रहा है वो उसके पीछे का कारण क्या मानते हैं? देखो कहीं ना कहीं तो पर्यावरण से छेड़छाड़ है, लेकिन इस टाइम पे हमें इस चीज़ पे कि पर्यावरण से छेड़छाड़ किस प्रकार की हुई है और किस प्रकार का उससे नुकसान हो रहा है, उसका तो हमें साइंस की जो स्टडी है उसका भी वेट करना चाहिए। लेकिन उसका वेट करने से पहले हमें बाकी और जो प्रयास हैं, जो कि अभी लोग जो रह रहे हैं वहाँ पे, और उनको दोबारा से रिहेबिलिटेट कैसे करा जाए। जैसे उदाहरण के लिए अभी सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है, तो सर्दियों के मौसम में लोगों की चिंता है कि हमारे तो घर चले गए, अब वो घर चले गए तो फिर हम रहेंगे कैसे। तो उन चीज़ों को कैसे सरकार के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो जिम्मेवारी लेकर के अच्छे तरीके से लोगों से बात करके कर सकें। अगर वो हो पाएगा तो आधा डिज़ास्टर का असर तो ठीक हो जाएगा और हमारा रिहैबिलिटेशन प्लान भी अच्छे तरीके से बन पाएगा। क्या ये माना जाए कि आने वाले वक्त में अगर आप ही को इस पूरे मामले की जिम्मेदारी दी जाए तो आप इस पर बहुत शोध कर सकते हैं, बहुत चीज़ों को देख सकते हैं और उसमें आने वाले वक्त में किस तरह से काम किया जा सके उसके सुझाव भी आप और अच्छे तरीके से दे सकते हैं? देखो जिम्मेवारी तो जो भी लेगा, जिसको भी सरकार समझेगी वो देगी, पर यह ज़रूर है कि हम कहीं ना कहीं इस प्रयास में तो रहेंगे कि हम जिम्मेवारी या एडवाइस करने की स्टेज में तो रहें, क्योंकि इस तरीके के डिज़ास्टर हमने प्रैक्टिकली बड़े अच्छे तरीके से देखें, एड्रेस करें, खासकर केदारनाथ में, जहाँ पे कि लोगों से नेगोशिएशन कैसे होना चाहिए, लोगों की समस्या कैसे समझनी चाहिए, पर्यावरण के जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को देखते हुए रिकंस्ट्रक्शन कैसे करना चाहिए,
टाइमली कैसे चीज़ों को पूरा करा जाए और सभी डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज़ को मिला कर के कैसे एक सिंगल कमांड के नीचे काम करने का प्रयास हो, जिससे मैं बोलूँगा डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वो सब चीज़ों का एक्सपीरियंस तो एज़ केदारनाथ रिकंस्ट्रक्शन के टाइम का और एनआईएम के प्रिंसिपल के तौर पे हमारा अच्छा है। अंतर मंत्रालय की इस केंद्र से टीम भी आई हुई है जो लगातार जो है निरीक्षण कर रही है कि आखिरकार कितना नुकसान हुआ है, कहाँ कहाँ कितना नुकसान का आकलन वो करेंगी और उसके बाद वो रिपोर्ट देंगी। आपको क्या लगता है कि आप ही को भी उनको टीम को सुझाव देना चाहिए कुछ, और जिस तरह से आकलन आप भी करके लेकर आए हैं किस तरह से नुकसान हुआ है, क्योंकि पीड़ितों से आपने बात की, उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया और उन्होंने बताया कि आखिरकार उनके किसी के पास घर है तो दुकानें चली गई हैं, किसी का घर ही चला गया है और उनके पास कुछ है नहीं लेकिन भावनाएं वहीं से जुड़ी हुई हैं। नहीं, देखो, टीम के साथ जो आ रखी हैं वहाँ से केंद्र से जो टीमें आ रखी हैं, उनके साथ में कॉम्पिटेंट अधिकारी, कॉम्पिटेंट डिपार्टमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं और उनको साथ में ना ले जा कर के ज़मीन पे दिखा रहे हैं। हमने जो इनपुट्स दिए हैं वो भी उन कॉम्पिटेंट अधिकारियों के साथ शेयर करी हैं। तो उन सभी का जो एक बैलेंस का जो तरीका है, जो जानकारियों का है, उन जानकारियों को लेकर के ही केंद्र को भी बताया जा रहा है कि किस प्रकार का ये डैमेज हो रखा है, हमें केंद्र से क्या मदद की ज़रूरत है और उसको हम ज़मीन पे कैसे अमल करेंगे, उसका एक प्लान कैसे दोनों के साथ में मिलकर के बनाया जाए, वो कार्रवाई चल रही है। लेकिन पटरी पर कैसे दोबारा से लोगों की ज़िंदगी को लौटाया जाए, क्योंकि वो उनके अपने वहाँ दबे हुए हैं, वहाँ से भावनाएं उनकी जुड़ी हुई है और वो चाहते भी हैं कि आने वाले वक्त में जल्द से जल्द उनके लिए कुछ पुनर्वास की सुविधाएं मिल पाए ताकि वो अपने ज़िंदगी को दोबारा से उस पटरी पर लौटा सके जो उनके साथ पहले से चली आ रही थी। ये तो डिज़ास्टर ना एक बड़ा अजीब सा फिनोमेना है। कहने के लिए डिज़ास्टर आ रहा है, लेकिन हर इलाके का डिज़ास्टर के प्रकार का उसका ना एक अलग ही कुछ ना कुछ ऐसा मॉडल बनता है कि आपको हर इलाके को, हर जगह को देख करके रिकंस्ट्रक्शन के और लोगों को रिहेबिलिटेट के प्लान बनाने की एक आवश्यकता होती है। तो उसके लिए उत्तराखंड में तो काफ़ी अच्छा अभी एसडीआरएफ का एक जो निर्माण हो रखा है, एनडीआरएफ की जगह जगह प्लेसमेंट हो रखी है और ये जो डिज़ास्टर से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, उनका एक अच्छा एमलगमेशन हो रखा है। चैलेंजेस तो इसमें रहेंगे ही, क्योंकि अभी तो बरसात ही देखो, बरसात ही नहीं रुक रही है। जहाँ जहाँ पे सड़कें ठीक करने के प्रयास हो रहे हैं फिर टूट जा रही हैं। पर उन चैलेंजेस के बीच में ही सब एजेंसीज एक तरीके से लगी हुई हैं। सीएम साहब बार बार खुद विज़िट कर रहे हैं और सबका ये जो मीटिंग्स ले रहे हैं, सबको गाइड कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं और फीडबैक ले रहे हैं। तो यही वो प्रयास हैं जो इस टाइम पे सबसे अच्छे तरीके से करे जा सकते हैं। हाल ही में इस वक्त की स्थिति क्या है, सड़कें किस हाल में हैं, वहाँ इलाकों में जो लोग रह रहे हैं वो किस स्थिति में रह रहे हैं? देखो, सड़कें तो वहाँ पे एक झील बन गई थी, क्योंकि जब मलबा आया था नदी के ऊपर तो उसकी वजह से पानी रुक गया था। हाँ, स्याना चट्टी नहीं, धराली में, धराली के नीचे हरसिल में, जहाँ पे कि आर्मी कैंप है। स्याना चट्टी तो हो गया ये यमुनोत्री के पास में, वो वहाँ पे अलग झील बनी थी। लेकिन जब ये झील बनी तो झील बनना जो प्रोसेस है वो इमिडिएटली हुई है, उसको आप नहीं रोक सकते। लेकिन झील को खाली करने की जो प्रोसेस है उस पर आप स्पीड अप कर सकते हो। वो कार्रवाई इरिगेशन डिपार्टमेंट ने लोकल लेबर्स के मदद से पुरानी टेक्निक के हिसाब तरीके से झील को पंक्चर करके और कराए, जिससे कि सड़कें दोबारा से रिवाइव हो गई हैं। अब इस टाइम पे क्योंकि अभी चारधाम की यात्रा भी शुरू होनी है, तो चारधाम की यात्रा के लिए तैयारी करी जा रही है अच्छे तरीके से चल सके। जैसे ही यात्रा ख़त्म होती है शीतकाल में, मतलब अभी दिसंबर में कहीं जब बंद हो जाती है, उस टाइम पे फिर काफ़ी बड़ा जो डैमेज हो रखा है वो बड़ा साफ दिखना भी शुरू हो जाएगा, उसे करने की फिर ज़रूरत पड़ेगी। कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे राज्य मंत्री कर्नल अजय कोठाल जी को, जिन्होंने जो है धराली को बहुत नज़दीक से देखा है, पुनर्वास कैसे हो सकता है। इससे पहले इन्होंने केदारनाथ में भी काम किया था, उसके अनुभव के चलते जो है इनको धराली भेजा गया था। इन्होंने रिपोर्ट तैयार की है जो मुख्यमंत्री को भेजेंगे, उसके बाद जो है वहाँ पर किस तरह से पुनर्वास का काम हो सकता है उस पर सरकार अमल करेगी। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं योगेश आर्य, 24/7 देहरादून।